Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, wish you all a very happy new year, right? और आपका जो ये साल है ये बहुत अच्छा जाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें, राइट? तो बच्चों मूव करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो मोमेंट एरिया मेथड होता है, मोमेंट एरिया मेथड में हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉन जीरो स्लोप पॉइंट, राइट? और रेफरेंस पॉइंट क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच स्लोप इज जीरो, राइट? तो रेफरेंस पॉइंट पे स्लोप जीरो होती है और ओरिजिन पॉइंट पे स्लोप नॉन जीरो होती है। बेसिकली ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट भी होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसपे हमें स्लोप निकालनी हो। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों ये कैंटिलीवर बीम का केस है। ये कैंटिलीवर बीम के एक फ्री एंड पे आपका एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड W, राइट? तो मोमेंट एरिया मेथड की सबसे अच्छी बात ये होती है स्टूडेंट्स, मोमेंट एरिया मेथड में कोऑर्डिनेट कंसेप्ट नहीं लगता है। जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस फिगर को यहाँ राइट साइड में बना रहे थे, तो मोमेंट एरिया मेथड में ये सब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली ये बेंडिंग मोमेंट और M/EI डायग्राम से रिलेट करता है, राइट? इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें, सबसे पहली चीज साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है? अच्छा, अब पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या होगा? दूसरा एडवांटेज आप खुद देखोगे बच्चों, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी होती है। कैलकुलेशन इसमें बहुत ही कम करनी होगी, एक एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम कैंटिलीवर बीम को देखेंगे जब उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो ये बी क्या है? बेसिकली बी मेरा है ओरिजिन पॉइंट, और ए क्या है? ए मेरा है रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर हम इसको डिनोट करेंगे, बी क्या है? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, राइट? और ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है मेरा रेफरेंस पॉइंट। ए पॉइंट इज माय रेफरेंस पॉइंट, राइट? क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट पे स्लोप हमेशा क्या रहती है? पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप। इसको हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप। तो मोर्स थ्योरम 1 लगाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, एंड मोर्स थ्योरम 2 विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट? देखेंगे वन बाय वन किस तरह से कैलकुलेशन होती है। In moment area method, only we have to focus on the M/EI diagram for the calculation of slope and deflection of beam, right? It doesn't matter whether point load or uniform distributed load or anything else loading condition in that particular beam, right? देखते हैं, this is my M/EI diagram, right? ये नेगेटिव है, इसका साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो साइन होगा उसी को हमें लेना है। देखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप क्या करेंगे हम? स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो, स्लोप निकालने का तरीका क्या है? थीटा बी माइनस थीटा है। ओरिजिन पॉइंट को पहले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट को बाद में। तो स्टूडेंट स्लोप क्या होगी? स्लोप को अगर मेजर करेंगे क्या होगा? थीटा बी माइनस थीटा ए। स्लोप किससे निकाली जाती है? स्लोप निकल जाती है मोहर्स थ्योरम 1 से। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है?
न्यूटन्स थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए, राइट। क्या होगा, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, वेयर बी इज व्हाट, बी क्या है, ओरिजिन पॉइंट, बी है हमारा ओरिजिन पॉइंट, और ए जो है वो है हमारा रेफरेंस पॉइंट, ए इज द रेफरेंस पॉइंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। ये लेंथ कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक होगी L, राइट, कितनी है L। तो थीटा बी माइनस थीटा है, थीटा ए क्या होगा बताओ, थीटा ए इज दी रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पे थीटा कितना है 0, यानी कि ये हो जाएगा थीटा बी माइनस 0, राइट। एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, अब एरिया जो है ये माइनस में है तो इसका साइन लेना है, ध्यान रखना, साइन नहीं छोड़ना है बच्चों, साइन हमेशा लेना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेगेटिव, एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है L, और हाइट कितनी है WL अपॉन AE, WL अपॉन EI, सॉरी WL अपॉन EI। थीटा B इज इक्वल टू कितना आया, M माइनस के WL स्क्वायर डिवाइड बाय 2EI। आई थिंक यही आ रहा था हमारा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद इस माइनस को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने ये राइट हैंड साइड से बनाया है, समझ में आ गई बात। तो ये थीटा भी क्या होगी, यही मेरी मैक्सिमम स्लोप भी होगी, ध्यान रखना, यही मेरी मैक्सिमम स्लोप भी होगी। देखो कितना अच्छा मेथड है, एक लाइन में आंसर आता है। अगर आपने ये डायग्राम सही से बनाया है तो फिर इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, बहुत ही अच्छा मेथड है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देखें डिफ्लेक्शन के केस में सेम चीज़ें चलनी है जो हमने देखी है अभी, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं हम डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन किससे निकलता है, मोर्स थ्योरम 2 से, मोर्स थ्योरम 2 से। डिफ्लेक्शन क्या बताएगा कि वाई बी माइनस वाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम फ्रॉम बी टू ए। क्लियर हुई बात। बी और क्या है, बी और ए क्या है, ओरिजिनल डिफरेंस पॉइंट। अब वाई ए कितना होगा, ये भी 0 होगा रेफरेंस पॉइंट पे, तो वाई ए कितना होगा 0, वाई भी हमें निकालना है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ। देखो हमने एक चीज बात बताई थी कि जब मोमेंट लेना है तो सेंट्रॉइड की लोकेशन पॉइंट आउट करनी है। इस फिगर की जो भी फिगर हमारे पास आएगी उसकी लोकेशन क्या होगी, सेंट्रॉइड की। और मैंने हमेशा आपको बताया था जो एक्स बार होगा, सेंट्रॉइड जो होगा, वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट से लेना है, रेफरेंस पॉइंट से कभी नहीं लेना है। तो ओरिजिन पॉइंट मेरा ये है, दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट। और ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो बेस से होता है 1/3 लेंथ पे, और वर्टेक्स से होता है 2/3 लेंथ पे। कहने का मतलब ये है कि जो ये सेंट्रॉइड होता है ये 2:1 के रेशो में इसको डिवाइड करता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L/3। समझ में आ रही है बात। और ये कितनी आ जाएगी, 1/3 × L, राइट। लेकिन ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट से हो जाएगा, हमें चाहिए ओरिजिन पॉइंट से, तो ये हमारा x बार होगा, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए ओरिजिन पॉइंट से। तो x बार हमारा क्या है, 2L/3।
तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ मोमेंट कैसे लेंगे, देखो एरिया कितना है, एरिया हमारी कितने हैं, एरिया है देखो -½ इंटू लेंथ कितनी थी L और हाइट कितनी थी WL/EI। ये तो हो गया एरिया, ये तो हो गया एरिया। बेसिकली स्लोप का मोमेंट होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्लोप होती है, स्लोप ही तो है जो पीछे निकाली है। इसका मोमेंट कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से कितने पे, x बार पे, कितने पे x बार पे, और x बार की वैल्यू यहाँ कितनी है 2L/3। ठीक है, तो YB कितना आ जाएगा देखो बच्चों, नेगेटिव साइन के साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक L L की क्यूब कितना आ गया W/3EI। माइनस हटाएंगे क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। देखो बच्चों कितना अच्छा मेथड है, एक एक लाइन में आपको आंसर मिलता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो बताओ कितना अच्छा मेथड है, कंपटीशन में इस मेथड को हमें सीखना चाहिए, राइट। और ये भी हमने रफली ही बनाना है, इसको कोई वैसे नहीं बनाना हमने, ये भी रफली बनाना है हमने, ठीक है। तो आई होप आपको मोमेंट एरिया मेथड थोड़ा समझ में आओ। अभी देखते हैं, ठीक है, यूडीएल वाला केस लेते हैं कैंटिलीवर बीम में, फिर लगाएंगे। तो 2-3 बार जब हम इसे यूज़ कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे माइंड में स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हमारे माइंड में स्टेबलाइज हो जाएगी। तो बताओ इससे अच्छा कोई मेथड है नहीं, पर ये बच्चा क्यों नहीं लगा पाता है, वो कमज़ोर होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में। बस इस मेथड को लगाने के लिए आपको उसमें परफेक्ट होना है, प्री रिक्विजिट है वो, एक तरह से समझ लो। SFD PMD इज दी प्री-रिक्विजिट टॉपिक और चैप्टर कह लो फॉर दी मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। देखते हैं अब कैंटिलीवर बीम विद UDL, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर यहाँ हेडिंग डालेंगे बाय मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा चलेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसका, ऑफ कैंटिलीवर बीम विद UDL, ठीक है, बाय मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। देखते हैं, मान लो मेरा ये कैंटिलीवर बीम है, दिस इज माय कैंटिलीवर बीम, और यहाँ हमने UDL लगा दिया, यहाँ हमने UDL लगा दिया, क्लियर है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है बच्चों, इसकी इंटेंसिटी है स्मॉल w, ठीक है, इतने न्यूटन पर मीटर लेंथ पे लगा हुआ है, और ये हो गई इसकी लेंथ L, ठीक है, ये हो गई लेंथ L। अब ये मेरा क्या है, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट A, और ये मेरा होगा ओरिजिन पॉइंट। B क्या है, ये होगा रेफरेंस पॉइंट, और जो A है, नहीं सॉरी, B क्या है, B होगा ओरिजिन पॉइंट, B इज द ओरिजिन पॉइंट, पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप, A इज द रेफरेंस
पॉइंट ऑफ ज़ीरो स्लोप। यहाँ क्या है, स्लोप भी ज़ीरो और डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो। यहाँ क्या है, स्लोप मैक्सिमम और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मोमेंट क्या होता है, देखो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में डायरेक्ट बनाऊंगा बच्चों। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ऐसा, राइट। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, ऐसा। और ये जो बेंडिंग मोमेंट में मैक्सिमम मोमेंट आता है फिक्स सपोर्ट पे, होता है स्मॉल w L²/2, स्मॉल w L²/2। आई होप आपको ये बात क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि लोड इंटेंसिटी स्मॉल w है, तो अगर इसे पॉइंट लोड की बात करें तो कैपिटल W हमेशा ध्यान रखना, वो होगा यूडीएल के केस में स्मॉल w × L, ध्यान रखना। तो कभी कभी कैपिटल W की फॉर्म में भी वो आंसर देता है, इसलिए ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये इक्विवेलेंट लोड होता है। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट लोड, जो हम अननोन निकालते वक्त यूज करते हैं, जो हमने सेंटर में लिया था, याद होगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये होगा नेगेटिव साइन, ये होगा नेगेटिव साइन, ठीक है। M/E डायग्राम भी इसी के नीचे बनेगा, वो भी ऐसा ही होगा, बस ये लेंथ उसमें कम हो जाएगी क्योंकि A से उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो हाइट है ये छोटी बन जाएगी उसमें बस, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी L, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल w L²/2EI, क्योंकि EI से हमने डिवाइड कर दिया है। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस मेथड में कि ये जो है ये तो पैराबोला कर्व है ना, ये कोई ट्रायंगल थोड़ी ना है। इसका एरिया कैसे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है इस मेथड में, कि ये जो है ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक पैराबोलिक कर्व है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं और सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाए, समझ में आ रही है बात? तो उसके मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा अभी, वो बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो बात नहीं जानते होंगे तो ना यूवीएल में आप मोमेंट एरिया मेथड लगा सकते और ना ही यूडीएल में आप मोमेंट एरिया मेथड लगा सकते हो। तो बच्चों इसका एरिया और सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो दो तरीके के फिगर होते हैं बच्चों हमारे पास। आपको ये देखना होगा कि हमारा फिगर कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। एक तो आपको शेप ऐसी मिलेगी यूडीएल के केस में, ठीक है। इसको हम कहेंगे शेप 1, राइट। ये हमारी क्या है, शेप 1। और एक जो शेप मिलेगी बच्चों वो मिलेगी आपको इस तरीके की। तो दो ही तरह के आपके डायग्राम जो होंगे, मोमेंट डायग्राम पॉसिबल होने से हम कहेंगे शेप 2। तो अगर हमारी ये शेप है तो इसका सेंट्रॉइड बेस से, याद रखना जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको उसका ध्यान रखना है आपको। ये होगा x⁻1, ठीक है। सपोज ये आपकी d है और ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है इसको मान लिया हमने b, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको हमने d मान लिया और इसको हमने मान लिया b, ठीक है। और इसका बार भी यहाँ से देखा क्या, x बार मान लो यहाँ इसका सेंट्रॉइड है कहीं इस जगह पे, इस जगह पे सेंट्रॉइड है इसका, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, यहीं तो दिखाएंगे। तो ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी x⁻2, क्लियर है। तो आपको मैच करना, जैसे ये वाला फिगर इससे मैच कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, सेम ऐसा ही है। तो जो इक्वेशन होती है बच्चों ध्यान रखना है, वो जो इक्वेशन होती है, अगर देखो y = k × x⁻n, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब इसको आपको मुझे समझाना है अच्छे से,
ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। देखो अगर कहूं मैं इफ n की वैल्यू होगी 1 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, k इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 आई, और जब x की पावर 1 आई तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक ना होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो यानी कि ये पहले ट्रायंगल बनाएगी x की पावर 1, ठीक, क्लियर हो रही है बात। n की वैल्यू यहाँ क्या आती है 1। अब मैं कहूँ इफ n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या फॉलो होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा, ये होगा पैराबोलिक इन नेचर, ये होगा पैराबोलिक इक्वेशन। क्लियर है, पैराबोलिक इक्वेशन किसको फॉलो करेगी, इसको, ये जो कर्व है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही है, जब हम यूवीएल देखते हैं तो वहां क्यूबिक पावर होती है, इसलिए वहां पर क्या होगा, y इज इक्वल टू k इंटू y इज इक्वल टू भी कहेंगे इफ n इज इक्वल टू क्या होगा 3 तो y इज इक्वल टू कितना होगा, k इंटू एक्स की पावर 3। ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा क्यूबिक। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो अब मैं जनरल फॉर्मूला आपको लिखवाने जा रहा हूं उसमें n जो अगर मेरा 1 होगा तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि वो एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगा। समझ में आ रही है बात। और n इज इक्वल टू अगर 2 होगा उस जनरल फॉर्मूला में तो इसका अर्थ हम पैराबोलिक इक्वेशन यानी कि यूडीएल का एरिया निकाल रहे हैं। n की वैल्यू अगर 3 होगा तो ये क्यूबिक होगा, क्यूबिक का मतलब होगा हम यूवीएल के केस में एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। देखो अभी समझ नहीं आई कहानी, मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा। अभी क्या है, देखो अगर कभी भी ऐसा फिगर आए ना बच्चों, इन दोनों में से कोई भी फिगर हो, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, वो प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर फिगर ऐसा है तो जो x बार होगा ना बच्चों, ध्यान रखना, वो होगा b अपॉन n+2, ये ध्यान रखना। और जो एरिया होगा इस फिगर का वो होगा p इंटू डी डिवाइड बाय n+1। समझ में आ गई बात। एक बात तो ये हो गई, अगर फिगर ऐसा है, अगर फिगर ऐसा है तो x बार जो होगा, x बार 2 इसे हम कहें, ये होगा n+3 डिवाइड बाय 2 इंटू n+2 इंटू b, ये होगा x बार 2 अगर फिगर ऐसा है। और इसका जो एरिया होगा A2 वो हो जाएगा n अपॉन n+1 b इंटू डी। तो अब हमें सबसे पहले, जब कभी भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे किसी भी लोडिंग कंडीशन में, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि फिगर मैच कौन सा कर रहा है, ये वाला कि ये वाला। अब देखो ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहले इस फिगर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसका क्या मतलब है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है ये फॉर्मूले जो है बेसिकली वो आते कहाँ से, तो उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। पहले हम इन फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहानी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि अगर फिगर ये होगी, अब मैं इन इक्वेशंस में जो इक्वेशन x बार और a1, अब मैं कहता हूँ इफ n की वैल्यू अगर मेरी 1 है तो मेरा x बार 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा b/3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एरिया कितना होगा a1, ये हो जाएगा मेरा 1/2 b इंटू डी। अब ये देखो ये क्या है, ये किसका एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है। और ये किसका x बार है, ट्राइंगल का। कहने का मतलब है जब मेरी n की वैल्यू 1 होगी इस इक्वेशंस में, तो ये जो कर्व है, ये कर्व ना होके क्या बनेगा, तो बच्चों ये जो कर्व था वो क्या बन जाएगी, लाइन, तो ये बन जाएगा ट्राइंगल। और ट्राइंगल का x बार बेस से कितना होता है, 1/3 पे। ठीक है, फॉर्मूले हमारे क्या थे, फॉर्मूला था हमारा कि x बार 1 कितना था हमारा
b अपॉन n प्लस 2 और a1 था हमारा b इंटू डी डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक, अब मान लो मैं कहता हूं इफ n इज इक्वल टू 2 तो x बार कितना आ जाएगा 1, 2 के तो जब b बाय 4, ये कितना हो जाएगा b बाय 4, और एरिया कितना होगा a1 इस केस में, ये हो जाएगा b इंटू डी डिवाइड बाय 3। तो बच्चों ऐसा जब होगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन अब लाइन नहीं रहेगी, क्या होगा, ये एक पैराबोलिक कर्व बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसकी डिग्री होगी 2। क्लियर है। अब मैं कहूं इफ n इज इक्वल टू 3 तो x बार 1 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन 5, और a1 कितना हो जाएगा b इंटू डी बाय 4। तो जब n की वैल्यू 3 होगी तो ये पैराबोलिक ना होके क्यूबिक होगा, और क्यूबिक जो होता है बहुत शार्प कर्व होता है, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, समझ में आ गई बात। तो एक बात मेरी तरफ से ध्यान रखना, n की वैल्यू 1 हम कब पुट करेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल बन रहा हो। n की वैल्यू 2 हम कब पुट करेंगे, जब पैराबोलिक इन नेचर का हो, और n की वैल्यू 3 कब पुट करेंगे, जब क्यूबिक इन नेचर का हो। क्लियर है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसे ही वो दूसरे फिगर वाले फॉर्मूले भी यूज करे जाएंगे, सेम दूसरे फिगर वाले फॉर्मूले भी ऐसे ही यूज किए जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, बच्चा कंफ्यूज रहता है तो कंफ्यूजन अच्छे से मिटा देते हैं। मान लो आपकी फिगर ये थी, ये कितना था d, ये कितना था b, और x बार यहाँ कहीं लोकेट होगा, तो हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये हो गई x2 बार, क्योंकि ये फिगर क्या थी मेरी दूसरी। इसमें हमारा x2 बार का फॉर्मूला कितना आया था, n प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू n प्लस 2 इंटू बी, और एरिया जो था बच्चों वो था n डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू बी इंटू डी। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर वही करना है कि अगर मैं कहूं इफ n की वैल्यू मेरी 1 हो तो x बार मेरा x2 बार कितना होना चाहिए, यह आ जाएगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो गया b। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 2/3 इंटू बी। अभी इसमें देखो करेक्शन थोड़ा सा कराना है, 2/3 इंटू बी आया। ठीक है, तो इसका मतलब एक मिनट, फिर a2 कैसे निकाल लेंगे, a2 में आ जाएगा n की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बी इंटू डी, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ट्रायंगल का होता है। तो ये जो लाइन है ये कैसे जाएगी, ऐसे, और 2/3 इंटू बी आ रहा है, इसका मतलब बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप ध्यान, लोकेशन जो होगी इस पॉइंट से होगी, इस फिगर में, इस फिगर में जो लोकेशन होगी वो होगी इस पॉइंट से, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा x बार 2, कितना आ रहा है 2/3 b, वर्टेक्स से तो होगा x बार, समझ में आ रही है बात। तो फिगर में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरह से हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। ऐसे अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये ऐसे ना होगे, कैसा रहेगा, ऐसे आएगी। ठीक है, तो दोनों फिगर के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, पहली फिगर हमारी कैसी है, पहली फिगर है हमारी ऐसी, जिसमें x बार बेस से लिया गया है। ठीक है, ये हो गई d, और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई b। तो अगर फिगर ऐसी है तो इसमें जो x बार होगा, मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, वो होगा b अपॉन n प्लस 2, और जो एरिया होगा वो होगा b इंटू डी डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, और जो फिगर हमारे ऐसी हुई, अब उसमें मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो पीछे
गलती हुई है उसको हमें यहाँ इम्प्रूव करना है। एक्स बार बच्चों कहाँ से होगा, ये बी है मेरी और ये डी है, तो एक्स बार मान लो ये लोकेशन है तो एक्स बार होगा यहाँ से, ये मेरा एक्स बार होगा इस पॉइंट से। और इस केस में एक्स बार क्या होगा, n+3 डिवाइड बाय 2 इंटू n+2 इंटू बी, और एरिया कितना होगा b इंटू डी इंटू n/n+1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब मूव करेंगे अपने मेथड पर, जो हमारा मेथड है। देखो ये यूडीएल है, यूडीएल में n की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों क्या है, यूडीएल के केस में n की वैल्यू कितनी होगी, यूडीएल के केस में n की वैल्यू होगी 2 फॉर यूडीएल। अच्छा फिगर कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इस फिगर में जो भी x बार है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं यहाँ से, ये वैल्यू, ठीक। लेकिन हमारा जो मेथड है वो ये कहता है कि हमें जो x बार लेना है वो हमेशा ओरिजिन पॉइंट से लेना है। तो ये तो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट मेरा ये है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इस x बार की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और इस x बार की वैल्यू आने के बाद इसको लेंथ में से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओरिजिन से उसकी लोकेशन आ जाएगी। मान लो ये लोकेशन है x बार की, ये हमने निकाल लिया, तो ये ओरिजिन पॉइंट मेरा ये है ना। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस x बार। बात समझ में आ रही, ठीक है। पहले हम x बार निकालेंगे फॉर्मूले से। तो x बार अब स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x बार क्या है हमारा, b/n+2। चूंकि n की वैल्यू 2 है तो आ जाएगी b/4, ठीक। ये वैल्यू b/4 है। l कितना है, l कितना है, l किसके बराबर है, b के बराबर है ना उस फिगर में। l किसके बराबर है, b के बराबर है उस फिगर में। जो हमारा फॉर्मूला b के टर्म्स में था ना, तो b बराबर क्या है, l है। तो x बार बेसिकली l/4 है, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से। बट x बार शुड बी मेजर फ्रॉम दी ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। x बार शुड बी मेजर फ्रॉम दी ओरिजिन। ये जो x बार है वो कहां से है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, और ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे वो x बार चाहिए जो ओरिजिन से हो। ये क्या होगा, l-l/4। तो x बार आया 3l/4, ये वो है जो मुझे चाहिए। ये क्या है, कहां से है, फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ रही है बात, मुझे ये चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। क्लियर है, ये बात हमें समझ में आ गई। x बार हमने निकाल लिया, ठीक है। x बार कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना। तो x बार बेसिकली क्या है हमारा, 3l/4, ये वैल्यू है 3l/4, ठीक है। अब देखो एरिया आपको पता ही है कैसे निकलता है, मैंने एरिया का फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो अब क्या करें, सबसे पहले मोर्स थ्योरम 1 लगाएंगे स्लोप के लिए। स्लोप के लिए मोर्स थ्योरम 1 यूज हो, क्या है, थीटा p माइनस थीटा है। 2 पॉइंट हमेशा ऐसे लेने हैं, एक नॉन जीरो हो एक जीरो हो। थीटा ए पे 0 है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ m/ai डायग्राम, एरिया ऑफ m/ai डायग्राम फ्रॉम b to a, ठीक। अब थीटा ए टू 0 हो गया क्योंकि वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट पे वैल्यू 0 है। थीटा भी हमें निकालना है, माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये नीचे बन रहा है, माइनस साइन नहीं छोड़ना बच्चों, ठीक है। कितना होगा इसका एरिया, एरिया क्या होता है याद करो, जो मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखवाया आपको,
b इंटू डी डिवाइड बाय n प्लस वन। b की जगह क्या है यहाँ पे l, d की जगह क्या है ये वैल्यू। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ जो फॉर्मूला मेरा एरिया में आया था A1 जिसे हम कह रहे थे वो था b इंटू डी डिवाइड बाय n प्लस वन। n की वैल्यू यहाँ क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या है l और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू ये है WL स्क्वायर अपॉन 2EI, स्मॉल WL स्क्वायर अपॉन 2EI। ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे तो A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, A1 क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि हमारी फिगर वो 1 थी। तो B कितना है हमारा L, यहाँ L पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल WL क्यूब डिवाइड बाय 2EI इंटू n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा स्मॉल WL की क्यूब अपॉन 6EI। क्लियर हो गया, ये मेरा एरिया आ गया, ये मेरा एरिया आ गया बिटवीन B टू A। ठीक है, ये मेरा एरिया आ गया बिटवीन B टू A और यही तो स्लोप है, एरिया यही तो है। तो थीटा भी क्या आ जाएगा, देखो थीटा भी बराबर कितना हो जाएगा, तो वैल्यू 0 होगी। एरिया कितना है, माइनस का साइन लेंगे हम क्योंकि ये माइनस के साथ चल रहा है। ठीक है, माइनस कितना अभी देखा हमने WL क्यूब डिवाइड बाय 6EI। ये माइनस साइन हटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो हमने स्लोप निकाली है क्या है मैक्सिमम स्लोप। देखो एक एक लाइन में आंसर आती है, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक एक लाइन में आंसर करोगे, एक लाइन से ज़्यादा का आंसर नहीं होता, यही आता है उसका आंसर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से और लिख देते हैं, किताब वाले क्या करते हैं थीटा बी इक्वल टू कैपिटल W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6EI लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल W बराबर क्या है स्मॉल w इंटू एल। डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। डिफ्लेक्शन क्या होता है, एरिया का मोमेंट। अब मोमेंट किसके अबाउट होगा, सेंट्रॉइड के। कहाँ से, ओरिजिन से। बस अब डिफ्लेक्शन में हम थ्योरम कौन सी यूज करेंगे, मोर्स थ्योरम टी। हम यहाँ करेंगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में हम यूज कर रहे हैं मोर्स थ्योरम। क्लियर है, क्या होगी मोर्स थ्योरम टू, YB माइनस YA मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम फ्रॉम B टू A। समझ में आ रही है बात बच्चों। अब YA क्या है, YA होगा 0 क्योंकि फिक्स पॉइंट पे तो ये होता नहीं, तो रेफरेंस पॉइंट पे 0 होगा। ये आ गया YB। ठीक है, साइन नहीं छोड़ना। एरिया कितना आया था, एरिया आया था माइनस स्मॉल WL की क्यूब डिवाइड बाय 6EI, यही तो एरिया आया था, इनटू मोमेंट। एरिया का ही तो मोमेंट है। मोमेंट किससे होगा, x बार से। x बार कहाँ से, ओरिजिन से, यानी कि 3L/4। वैल्यू कितनी आएगी 3L/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस स्मॉल WL की पावर 4 डिवाइड बाय 8EI। ठीक है, ये माइनस हटा के हम क्या लिखेंगे डाउनवर्ड। YB क्या होगा, वो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, YB की तो निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल WL की पावर 4 डिवाइड बाय 8EI डाउन। क्लियर है, देखना कितना आसान मेथड है, एक एक लाइन में आंसर आता है स्टूडेंट। ये जो है एक एक लाइन में आंसर आता है,
बहुत आसान मेथड है, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड। और कंपटीशन में आप यही मेथड यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है तो इतनी चीज़ें तो हम ध्यान रख ही सकते। नेक्स्ट देखते हैं यूवीएल के केस में। क्या यूवीएल के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है? यह मेथड हर जगह सक्सेस है, बस सही से लगाना आना चाहिए, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का यूवीएल मेथड देखते हैं अब हम। हेडिंग में बस क्या अंतर होगा, यू डी की जगह क्या आ जाएगा, यूवी। कैंटिलीवर बीम है, ये इस तरह से होगा, ये हम बना देंगे यूवीएल। ये क्या होगी, ये होगी लेंथ एल, ठीक है। अच्छा, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये क्या होगी, इंटेंसिटी होगी स्मॉल डब्ल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी। वो बनता है थोड़ा सा स्टेप इस टाइप से। यहाँ एन की वैल्यू 3 रहेगी, ये ध्यान रखना, एन की वैल्यू 3 फॉर यूवीएल, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, एल, ये लेंथ कितनी होगी, एल, ठीक है। तो यूवीएल के केस में बच्चों हमें मालूम है क्या, कि जो ये हाइट आती है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, उसमें जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/6, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये क्या होगा, नेगेटिव का। हमें चाहिए M/EI डायग्राम। तो ये लेंथ, ये जो हाइट होती है, बस ये छोटी बन जाएगी, तो ये हो जाएगा स्मॉल WL²/6EI विद नेगेटिव साइन, और ये वैल्यू क्या रहेगी, L। ये हमारी फिगर है, n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू 3 है तो x बार हमें कहाँ से निकालना है, पहले x बार कहाँ से होगा, पहले x बार होगा पॉइंट ए से, राइट। तो x बार कहाँ से है, फ्रॉम a, और a हमारा कौन सा पॉइंट है, a जो है हमारा वो है रेफरेंस पॉइंट। तो x बार कितना होगा, b/n+2, यही तो फॉर्मूला है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, l, b की वैल्यू क्या है, l, n की वैल्यू 3 है तो ये जाएगा l/5। अब ये जो x बार निकला है, ये हमें निकला है रेफरेंस पॉइंट से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओरिजिन पॉइंट से। तो x बार, ठीक है, फ्रॉम b, फ्रॉम b, और b क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, l - l/5, दैट इज 4l/5। ये हमारा x बार होगा, ये हमारा x बार होगा। समझ में आ रही है बात, यानी कि यहाँ से अगर इसे काटे तो यहाँ ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 4l/5, ये हमारा x बार होगा। x बार हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसे, एरिया क्या होगा, A1 से डिनोट कर रहे थे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है A1 से डिनोट करना, A से भी कर सकता है। एरिया कितना होगा, हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला है B × D / n+1। अब देखो n कितना है यहाँ पे, 3, B कितना है, B है L के बराबर, और D कितना है,
बी है स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 6EI। ठीक है, और डी को अगर नेगेटिव लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमें साइन बार बार लेना पड़ रहा है, तो हम नेगेटिव ले लें, क्योंकि ये नीचे बना हुआ है तो इसका नेगेटिव साइन इसके साथ चलेगा। ठीक है, तो एरिया बेसिकली ए जो है वो क्या है, बी की वैल्यू एल, डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -WL³ डिवाइड बाय 6EI, और एन की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 4, 1/4। यही है, तो ये हो जाएगा -(W)L⁴, नहीं सॉरी L³ डिवाइड बाय 24EI। ये मेरा एरिया आ गया इसका। ये एरिया किसका है, फ्रॉम बी टू ए का। फिर स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मोर्स थ्योरम 1 का यूज करेंगे हम। ठीक है, देखेंगे स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूज हुआ मोर्स थ्योरम 1, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो मोर्स थ्योरम 1 का हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करें, बड़ी सिंपल सी बात है, थीटा बी माइनस थीटा ए इज माई रेफरेंस पॉइंट दैट इज 0 इज इक्वल टू एरिया ऑफ m अपॉन EI, डायग्राम फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है, और अभी एरिया हमने निकाला है, तो थीटा बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -(WL³ डिवाइड बाय 24EI। आई होप यही हमारा आंसर आता है। माइनस हटाएंगे, लिखेंगे क्लॉकवाइज। ये हो गई हमारी स्लोप कैंटिलीवर बीम के केस में, जब हमारा यूवीएल लगा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर द यूवीएल लोडिंग कंडीशन बाय मोमेंट एरिया मेथड। ठीक, देखो कितना इजी है, वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, और मैं बेस्ट मेथड कहूँगा डिफ्लेक्शन में, मोमेंट एरिया मेथड। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज ओनली प्रीरिक्विजिट ऑफ दिस मेथड इज shear force and bending moment diagram. ठीक, deflection, we need to calculate deflection by the Morse theorem. Morse theorem 2. Morse theorem 2। ठीक है, मोर्स थ्योरम 2 क्या बताती है, YB माइनस YA इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI, डायग्राम फ्रॉम B to A। ठीक, is my रेफरेंस पॉइंट, इस पे हो जाएगा 0 डिफ्लेक्शन। हमें YB निकालना है, तो सबसे पहले एरिया देख लेते हैं। तो एरिया कितना था, -(KWL³ डिवाइड बाय 24EI। ये तो था एरिया, और सेंट्रॉइड था हमारा 4L/5। सेंट्रॉइड था 4L/5। ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, तब YB इज इक्वल टू -WL4 डिवाइड बाय 30EI।
माइनस साइन हटाएंगे, लिखेंगे डाउनवर्ड। माइनस साइन हटाएंगे, लिखेंगे डाउनवर्ड। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ हो। बहुत ज़रूरी मेथड्स हैं फ्रॉम द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप बच्चों ये चीज़ें आपको क्लियर रही हों। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, आज मेरी थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ हो रही है। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, हरिद्वार सहारनपुर एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इस रीज़न सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में मॉइस्चर की कमी हो जाती है। क्यों होती है? रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो आपका साइकोमेट्रिक चार्ट होता है उसकी कंडीशनिंग फॉग एरिया में बन जाती है। और फॉग एरिया में कैसे बनती है, हमें ये चीज़ बताते हैं कि अगर गर्म हवा ठंडी हवा से मिक्स होती है तो वो फॉग क्रिएट करती है, राइट? वो क्या क्रिएट करती है? फॉग क्रिएट करती है, ठीक है। और स्मोक क्या होता है? जो हम स्मोग पढ़ रहे हैं, जो पराली के टाइम पे दिल्ली एरिया में होता है, स्मोग। स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। जब फॉग और स्मोक मिक्स होती है तो उसे स्मोग कहते हैं, और वो बहुत डेंजरस होती है। तो इस रीजन में क्या होता है, हरिद्वार सहारनपुर रीजन में ठंड ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर में कमी आ जाती है। और जब ठंड ज़्यादा होती है तो ठंडी हवा भारी होता है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नीचे रहती है, ठीक है। और गर्म हवा ऊपर से फ्लो कर रही है, तो इनकी मिक्सिंग हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर कोहरा और ये फॉग जो होती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और नमी कम होने की वजह से, मॉइस्चर की कमी होने की वजह से प्रॉब्लम आती है ब्रीथिंग में। विंटर सीजन में जनरली इसीलिए लंग्स के इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का कैसे निकालते हैं हम, क्या मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हेडिंग डालेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड। एक करके दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट आपका होमवर्क वो करोगे आप। सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू point load at its midpoint by moment area method, ठीक है। ये हमारी हेडिंग हो गई। सिंपली सपोर्टेड बीम का फिगर बनाएंगे। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने कहा कि पॉइंट लोड लगा हुआ है पी, डब्ल्यू कर लेते हैं इसको, बुक से थोड़ा मैच करेंगे, आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट सी हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा झोल है, क्या है, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसा बनता है, ट्रायंगल बनता है, ऊपर की ओर बनता है, ध्यान है, ऐसा बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम रहता है बेंडिंग मोमेंट, कितना रहता है, WL/4। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात ध्यान से समझना बच्चों, हमने क्या चूज करना है, हमने वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे एक पॉइंट जीरो स्लोप हो, एक पॉइंट नॉन जीरो स्लोप हो।
तो जो ए पॉइंट है ये तो नॉन जीरो स्लोप है, यानी कि ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया इस केस में। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ए जो है वो मेरा नॉन जीरो स्लोप पॉइंट है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, नॉन जीरो स्लोप पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? और पॉइंट सी जो होगा वो मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे मेरी स्लोप क्या होगी, इसी पॉइंट पे मेरी स्लोप जीरो है। तो ये क्लियर हो गया है कि सी जो है वो रेफरेंस पॉइंट होगा इस केस में, और जो ए है वो नॉन जीरो स्लोप यानी ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है? अब m अपॉन ई आई डायग्राम कैसा होगा? ऐसा ही होगा, बस वो छोटा हो जाएगा, होगा ऐसा ही, बस वो छोटा हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू एल अपॉन डब्ल्यू एल बाय 4 EI आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज माई ए सी एन बी पॉइंट। क्लियर? ये पूरी लेंथ क्या है? L है। ये हो जाएगी L/2 की, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? L/2। क्लियर है? देखो अब लगाते हैं सबसे पहले आपकी थ्योरम 1। सबसे पहले आपकी क्या लगाते हैं? थ्योरम 1। तो हमें निकालनी है स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगी? मोर्स थ्योरम 1। मोर्स थ्योरम 1 से हम स्लोप निकालेंगे। कहता है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है हमारा इस केस में? पॉइंट सी कि पॉइंट ए? पॉइंट ए। तो थीटा ए माइनस थीटा सी, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ए टू सी। ठीक, ए टू सी यानी कि आधा डायग्राम लेना है हमने, यानी कि L/2 हो गया, ये WL/4I हुआ। थीटा सी क्या हो जाएगा? 0। थीटा ए ही हमें निकालना, यही हमारी मैक्सिमम स्लोप होगी इस केस में। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर बन रहा है, ध्यान रखना बच्चों। क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है। क्लियर से पॉइंट को ध्यान से रखना, ऊपर बना थीटा मैक्स। एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डायग्राम किसका? फ्रॉम ए टू सी, यानी कि आधा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? L/2। हाइट कितनी है? WL अपॉन 4EI। ठीक है? तो यानी कि थीटा ए जो हमारी मैक्सिमम स्लोप है वो कितनी आ गई? WL² डिवाइड बाय 16EI, यही आती है। एंटी क्लॉकवाइज आएगी, क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? देख लो क्या करके। एंटी क्लॉकवाइज आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। थीटा ए, थीटा ए मेरी एंटी, अरे पॉइंट तो गड़बड़ कर दिए, आज दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट पी मान लो, ये सी है ये पी है। ठीक है? अब थीटा ए जो आ रही है वो मेरी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव माने एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव माने एंटी क्लॉकवाइज। पर क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगी? स्लोप जो है वो मेरी एंटी क्लॉकवाइज आएगी? नहीं, ये ऐसे बेंड करेगी ना, तो ये यहाँ से हम मूव किए हैं तो क्लॉकवाइज आ रही है। बी पे होगी एंटी क्लॉकवाइज, नो डाउट, बी पे होगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमारी तो पॉजिटिव आ रही है, हमारी तो पॉजिटिव आ रही है। तो
कोऑर्डिनेट हम कैसे बढ़े हैं, हम बढ़े हैं यहाँ से यहाँ, हम बढ़े हैं यहाँ से यहाँ, तो 0 से L/2 बढ़े हैं स्लोप में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या रहा, वो भी है, और y मेरा कितना है 0 से माइनस, ठीक है। साइन देखेंगे अभी, साइन में क्या गड़बड़ हो रही है। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही आ रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है देखते हैं। देखो ये गड़बड़ हो गई है, देखो ध्यान नहीं दिया ना हमने। हमेशा हम क्या लेते हैं, हम हमेशा ओरिजिन माइनस रेफरेंस लेते हैं, है ना। तो ओरिजिन मेरा क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे स्लोप क्या होता है, नॉन जीरो। थीटा ए माइनस थीटा से बिल्कुल सही है, थीटा से 0 हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा रेफरेंस है। तो रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हुआ है ना। पहले उस फिगर में हमारा जो ओरिजिन था वो हम ऐसे बढ़ रहे थे। अच्छा देखो साइन, देखो डायरेक्शन गलत हो गई इसमें बच्चों। हम जो बढ़ रहे थे, हम कैसे बढ़ रहे थे, हम इस तरह से बढ़ रहे थे, और इसमें हम बढ़ रहे हैं इधर से। मेरी बात को समझना, ठीक है। हम जो पहले फॉर्मूला लगा रहे थे कैंटिलीवर बीम की इसमें, उसकी हमारी डायरेक्शन क्या थी, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था। तो हम मूव कर रहे थे ऐसे, तब हम लिख रहे थे थीटा बी माइनस थीटा ए। समझ में आ रही है बात। हम पहले ओरिजिन ही रख रहे थे, लेकिन हमारा ओरिजिन इसलिए रख रहे थे कि इस डायरेक्शन में सबसे पहले वही आ रहा था, लेकिन इस डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट आ रहा है पहले, ना कि ओरिजिन। ये गलती हो गई है, ठीक है। देखो ठीक है, ये गलती हो गई इसमें। बिल्कुल अगर इधर से चलेंगे बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली जो हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाया वो होगा थीटा सी माइनस थीटा ए, नॉट थीटा ए माइनस थीटा सी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई थी, ये वैल्यू कितनी आई थी, हाफ ऑफ, ठीक है। एरिया कितना था इसका ट्रायंगल का, आधे ट्रायंगल का, हाफ ऑफ L/2 इंटू डब्ल्यू एल अपॉन 4EI, ठीक है। अब थीटा सी है, वो थीटा सी यहाँ 0 होगा, ये आएगा माइनस के थीटा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन WL² 16EI। और ये माइनस साइन पहुंच के कहा जाएगा यहाँ, और इस माइनस साइन को हटाएंगे और लिखेंगे क्लॉकवाइज, लिखेंगे क्लॉकवाइज। अब ठीक है बिल्कुल। देखो जब B को निकालेंगे ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव आनी चाहिए। देखो जब B का करेंगे तो थीटा B माइनस थीटा C करेंगे और थीटा C 0 हो जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, करके दिखा देते हैं। देखो इसको अगर हमें B पे निकालना है, B पे भी तो स्लोप मैक्सिमम होगा, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, थीटा B माइनस थीटा C, डायरेक्शन वही रखनी है ना। जैसे थीटा C माइनस थीटा A रखा, डायरेक्शन हमारी यही थी, इसमें भी डायरेक्शन हमारी यही होगी। ये क्या होगा, एरिया, एरिया कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, WL² 16EI, आधे ट्रायंगल का। इसमें हम इसे 0 कर देंगे, तो थीटा B कितना आया, थीटा B आ गया WL² 16EI, पर ये पॉजिटिव आया इसलिए हम कहेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों डायरेक्शन का बड़ा खेल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, साइन कन्वेंशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट की अगर डायरेक्शन कुछ और मान ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो स्लोप समझ में आ गया। मूव करते हैं डिफ्लेक्शन पे, मूव करेंगे डिफ्लेक्शन पे। अब डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, मोर्स थ्योरम Q से निकलेगा, मोर्स थ्योरम 2 से हम इसे निकालेंगे।
कितना आएगा, यहीं से चलेंगे, थीटा सी माइनस वाई सी माइनस वाई ए। एरिया कितना आया था, एरिया आया था WL²/16 EI इंटू, देखो हमें एक्स बार निकालना है, एक्स बार ऑलवेज शुड बी मेजर फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ओरिजिन ये बैठा है, ओरिजिन ये पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से हम एक्स बार देखेंगे स्पीकर का। समझ में आ रही है बात, यहाँ से एक्स बार देखेंगे कितना आ जाएगा, ये अगर L/2 है तो L/2 का क्या होगा हमारा 2/3, ध्यान रखना, यानी कि L/3। ये L/2 है पूरी, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, यहाँ से 2/3, कितना 2/3 ऑफ L/2 यानी कि L/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी L/3। ठीक है, वाई सी क्या होगा 0, यह आ जाएगा माइनस के वाई ए, सॉरी एक सेकेंड, वाई सी माइनस वाई ए है। अब देखो डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, पॉइंट सी पे, डिफ्लेक्शन कहाँ मैक्सिमम, पॉइंट सी पे, और पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन क्या है 0, तो पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन हो गया 0, तो वाई सी इजिकल टू कितना आया, ये आ गया हमारा WL/48 EI, WL/48 EI, क्लियर है, WL/48 EI। ए पे हमारा 0 हो गया, ए हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा 0, ठीक है, हाँ, तो ए पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा हमारा WL/48 EI, ठीक है, WL/48 EI, आई थिंक इतना ही आता है हमारा, है ना, इतना ही आता है हमारा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, इसमें एक नेगेटिव साइन आना चाहिए क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारा डाउनवर्ड ही रहेगा, इसमें नेगेटिव साइन आना चाहिए, डिफ्लेक्शन हमारा डाउनवर्ड ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सही आ रहा है, नेगेटिव साइन जरूर आना चाहिए, डिफ्लेक्शन हमारा डाउनवर्ड रहेगा, तो नेगेटिव साइन आ क्यों नहीं रहा है, वाई सी हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ, ए हमारा ओरिजिन पॉइंट हुआ ना, वाई सी पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा मैक्सिमम, वाई ए पे डिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा 0, ये ठीक है, जैसे हमने थीटा सी माइनस थीटा ए लगाया था, थीटा सी पे ये 0 था, थीटा ए ये बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल सही है जो हम मूव कर रहे हैं, है ना। इस केस में अगर हम कहेंगे थीटा बी माइनस थीटा सी या वाई बी माइनस वाई सी अगर हम कहें वो भी इतना ही आएगा, लेकिन वाई बी वाई सी जो है हमारा एक्स बार हमेशा कहाँ से मेज़र करते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो होता है जिस पे स्लोप हमारी 0 नहीं होती, तो बी ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। अगर मैं वाई बी माइनस वाई सी करूँ और ये फॉर्मूला अगर वहाँ रखूँ तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें हमारा नेगेटिव आ रहा है और इसमें हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों, अगर हम बी और सी में लगाएं यही फॉर्मूला बी और सी में, तो वाई बी माइनस वाई सी
और वाई सी जो है वो मैक्सिमम है, वाई बी हो जाएगा 0, डिफ्लेक्शन हमारा 0 है। ठीक है, ऐसे वाई ए बी हमारा क्या हो जाएगा 0, वाई ए बी हमारा क्या है 0। अगर हम ओरिजिन और रेफरेंस को मैच कराएं, अगर हम ओरिजिन और रेफरेंस को मैच कराएं तो हमारी इक्वेशन ठीक बैठती है। देखो बात मैग्नीट्यूड की नहीं है, बात यह कि कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर हम बी और सी के बीच में ये इक्वेशन लगाएं तो हम लिखेंगे वाई बी माइनस वाई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना है वो हम निकाल चुके हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16EI इंटू ये क्या है मेरा ओरिजिन, ये क्या है रेफरेंस, एक्स बार हमेशा ओरिजिन से मेजर कर जाएगा, ये L/2 है तो L/2 का 2/3 यानी कि L/3, ये भी आएगा L/3, तो वाई सी मैक्सिमम है, वाई बी कितना हो जाएगा 0, तो वाई सी इज इक्वल टू कितना है नेगेटिव के WL³ अपॉन 48EI, और माइनस साइन हटाएंगे लिखेंगे डाउनवर्ड। अब इसमें माइनस क्यों आया देखो बच्चों, अब ध्यान रखना, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना। डायरेक्शन हमारी हमेशा ऐसी ही होगी, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और कोशिश हम ये करेंगे कि लेफ्ट साइड में हमारा रेफरेंस पॉइंट रहे और राइट साइड में हमारा ओरिजिन पॉइंट रहे। गलत वो भी नहीं आ रहा था, बस माइनस और प्लस का अंतर था। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारा राइट साइड में ओरिजिन रहे और लेफ्ट साइड में रेफरेंस रहे। तो जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मोमेंट एरिया मेथड लगाएंगे तो हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे कि इसमें हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि राइट साइड में हमारा ओरिजिन पॉइंट है और लेफ्ट साइड में हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और इस पूरे ट्रायंगल में दोनों हमारे साइन सही आ रहे हैं। ठीक है, हमारी स्लोप जो आ रही है वो भी बिल्कुल सही आ रही है, इस केस में पॉजिटिव जो कि है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और डिफ्लेक्शन भी हमारा डाउनवर्ड है तो वो आ रहा था नेगेटिव। क्लियर हो रही बात? तो बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड में आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, क्लियर है? मोमेंट एरिया मेथड थोड़ा सा इसीलिए बच्चे यूज नहीं करते हैं कि इसमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब जब दिमाग से लगाई हुई कोई चीज़ है तो उसमें आंसर तो जल्दी आएगा और ध्यान भी ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो आई होप बच्चों आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया हो, नहीं आया तो वीडियो आपके पास है, बार बार देखो, फिर भी नहीं आया तो फिर मुझे जब LDRC की क्लासेस होंगी आपकी तब मुझे बताना, फिर उसमें देखेंगे। ठीक है ना? और वैसे भी बच्चे को आजकल तो सब कुछ मिल जाता है कराया, इसीलिए तो उसके हाथ बंधे रहते हैं कुछ करने से। हमारे टाइम में बुक्स थी, यूट्यूब तो था नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, हमें तो बुक से ही पढ़ना पड़ता था, बुक से ही समझना पड़ता था। अब बुक खुद बताने तो आती थी नहीं हमें, तो हमें चीज़ें समझ नहीं पड़ती थी, बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कि कैसे हुआ है। बुक में तो स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको समझना भी तो होता है ना? कहते हैं ना अच्छी किताबें जल्दी से समझ नहीं आती, है ना? तो बच्चों आपके पास बहुत एडवांटेज है, आप इस एडवांटेज को यूज़ करो अपने लाइफ में और डेफिनेटली आप फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के टाइम में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। पहले ये होता था कि अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अच्छे कोई पढ़ाने वाले टीचर नहीं हुआ करते थे, बुक्स भी हमारे पास अच्छी बुक्स होती थी, नो डाउट बुक्स अच्छी होती थी, लेकिन बुक से समझना पड़ता था, क्योंकि बुक्स खुद उतर के सामने तो खड़ी नहीं हो जाएगी बताने के लिए, हमें उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, बुक्स क्या कहना चाह रही है उसको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। पर आज के टाइम वो चीज़ें नहीं है, आज के टाइम आपके पास सब कुछ है।
ठीक है। और शायद कहीं ना कहीं मैं एक रीज़न भी ये समझता हूँ कि आजकल टीचिंग जो इतना डाउन में इसलिए जा रहा है क्योंकि जब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक कि सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस घट जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करोगे, सप्लाई किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी डिमांड कम होगी, सिंपल सी बात है। तो सप्लाई जब ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो गया। इसीलिए एजुकेशन की जो वैल्यू है आज की डेट में वो घटती जा रही है, खासकर टेक्निकल फील्ड में, है ना। ये है, अगर सप्लाई ज़्यादा ना होती तो डिमांड अच्छी रहती, प्राइस भी अच्छा रहता है। तो बच्चों चलो ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्शन का जो मोमेंट एरिया मेथड है वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। एक थ्योरम बचती है इसमें, कैस्टिग्लियानो थ्योरम, वो आपसे जो जूनियर इंजीनियर के लेवल पे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो जूनियर इंजीनियर के लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखेंगे मोमेंट एरिया मेथड में। पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया, उसको करना है कि आप सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यूडीएल का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना मोमेंट एरिया मेथड से, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, मेहनत कीजिए, ठीक है, सिलेक्शन लीजिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।